और हमने देखा भी कई अभिनेत्रियों ने ऐसा किया भी है। ये क्या आतुरता रहती है, बॉलीवुड का आकर्षण? सबसे पहले तो आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ मंच देने के लिए, और अपनी जो मेरा ये पहला उपन्यास है इस पर चर्चा करने के लिए मुझे एक इतना बड़ा मंच मिला है, इसके लिए मैं आयोजकों को बहुत बहुत आभार देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि विक्रांत जी ने बताया सुगंधा के बारे में, इस उपन्यास के बारे में, इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूँ, छोटी सी जो यात्रा इस पुस्तक की रही है मेरी, ब्रीफ में, छोटा सा संक्षिप्त में, 2019-20 के आसपास इस पुस्तक का एक विचार मेरे दिमाग में आया कि क्यों इसको लिखना चाहिए। 2019-20 में एक सिनेमा जगत में घटना होती है, सब लोग, आप जब मैं बात करूंगा तो शायद समझ जाएंगे। बहुत बड़ी अभिनेत्री है, अभिनेत्री थी, अब तो नहीं है संसार में। उनका विदेश में यानी कि भारत से बाहर निधन होता है। उसके बाद एक भारत के बहुत बड़े राजनेता अभी भी मौजूद हैं, उनका एक बयान आता है उनकी मौत के बाद। क्रिएटिव व्यक्ति है, जैसे आप लोग चर्चा करते कवि लोग, एक लाइन मिल जाती है तो पूरा भाव उस कविता में उतर जाता है। ठीक वैसे ही एक लाइन मुझे मिली, और चूंकि मैं लगभग पिछले 20-22 वर्षों से पत्रकारिता में हूँ, राजस्थान पत्रिका में जैसा परिचय में दिया, इसके साथ साथ मैंने फिल्म पत्रकारिता भी लगभग 4 से 5 साल फिल्म पत्रकारिता में लिखा भी है, मुंबई की भी यात्रा की है, बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं। तो उसको लेकर जो विचार पौंधा, उसको लेकर मैंने एक कोशिश की लगातार 1.5-2 वर्ष तक, पहला ड्राफ्ट, फिर दूसरा ड्राफ्ट, फिर तीसरा ड्राफ्ट करते करते ये इस शक्ल में ये उपन्यास यहाँ आज आया है। मैं सवाल पर आता हूँ विक्रांत जी के कि तमिल अभिनेत्री कैसे शुरुआत हुई। सुगंधा सुंदरम इसके कैरेक्टर का नाम है। जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो चूंकि ये वो जो अभिनेत्री थी उसका भी संबंध कुछ ऐसा ही था, तो साउथ या दक्षिण भारत से बहुत सारी अभिनेत्रियां अपना करियर की शुरुआत करती है मुंबई में, और बहुत दुनिया भर में उनका नाम होता है। ऐसी बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं, हम यदि एक एक करके करेंगे तो एक लंबी लिस्ट हो जाएगी। ठीक वैसे ही ये सुगंधा सुंदरम नाम की एक अभिनेत्री है जो तमिल और कन्नड़ के बीच की सीमांत क्षेत्र से अपना करियर की शुरुआत करती है। बहुत बाल्यकाल में एक जैसे कहते हैं बाल भूमिका से शुरुआत करती है तमिल फिल्मों से, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, मुंबई में आती है, संघर्ष करती है। तमिल अभिनेत्री लेने के पीछे जो भाव था वो ये था, इस कहानी का जो संघर्ष है वो मैं दिखाना चाह रहा था कि किस तरह एक अभिनेत्री मुंबई जैसे सिनेमा वर्ल्ड में आती है, क्योंकि वहाँ पैर जमा के आगे बढ़ना, आगे बढ़कर लोकप्रियता हासिल करना, ये तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। अलाकू से किस्मत तक का सफर, क्या कहीं ऐसा लगता है कि एक कलाकार को, सिने कलाकार को अपनी कला को मान्यता देने के लिए बॉलीवुड में एस्टेब्लिश होना, बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना जरूरी है? या ये तब की बात है कि आज हम देख रहे हैं कि साउथ की फिल्में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और उनको इस चीज़ की दरकरार नहीं है? दूसरा प्रश्न मेरा ये रहेगा कि किस्मत के बाद भी, किस्मत से जो उसकी मूवी थी उसका पहली उनकी हिट मूवी जिगर तक, तो किस्मत से जिगर तक का जो सफ़र था उसमें उनको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। हम बहुत सी बार सुनते हैं कि बॉलीवुड के अंदर कास्टिंग काउच जैसी घटनाएं भी होती है, क्या ये सच है या मिथ है? ये बहुत बड़ा सवाल है, कास्टिंग काउच बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इसमें मैं इतना पूरी विशेषज्ञता के साथ इसका जवाब नहीं दे सकता कि कितना मिथ है कितना सच है, लेकिन जहाँ तक इस फिल्म में विक्रांत जी से चर्चा कर रहे थे, ये बाल कलाकार के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत करती है। एक तमिल फिल्म है अलाकू, जिसमें एक छोटी सी भूमिका इसको मिलती है। इसके बाद जब ये मुंबई आती है तो एक, जैसे हम बोलते हैं ना, गॉडफादर कोई होना चाहिए मुंबई में, तो इसको एक गॉडफादर मिलता है, इसका नाम है राजकुमार। एक बड़ा प्रोड्यूसर है, फिल्म प्रोड्यूसर है वो। जब उसकी नज़र इस सुगंधा नाम की इस आर्टिस्ट पर पड़ती है तो उसको लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है, ये कुछ कर सकती है। इससे पहले एक फिल्म इसकी नोटिस नहीं की गई। जब इसकी मुलाकात राजकुमार से होती है तो उसको लगता है कि इसके साथ कुछ काम करना चाहिए। धीरे धीरे वो बहुत सारे लोगों से उसको मिलवाता है, बहुत जो बड़े मुंबई के बड़े आर्टिस्ट हैं उनसे उनकी मुलाकात करवाता है, और उसके साथ एक फिल्म बनाता है किस्मत।
ये किस्मत उसकी एक तरह से कह सकते हैं कि एक लैंडमार्क फिल्म बनती है मुंबई में। इसके बाद उसको लगता है कि मुंबई में एक सुगंधा की एक पहचान बनती है कि ये एक बड़ी कलाकार है, इसके साथ हर कोई व्यक्ति, हर कोई कलाकार इसके साथ काम करना चाहता है। लेकिन इसके बाद जो उसका जब इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, तो चूंकि ये ग्लैमर का एक पूरा वर्ड है, तो ग्लैमर में आपको बहुत सारा पैसा भी चाहिए होता है। आपको जैसे कि कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, और उसके लिए बहुत सारी आपको सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। तो सेक्रीफाइस वाले जो चैप्टर है, कैसे वो अंडरवर्ल्ड के कॉन्टेक्ट में आती है, तो ये चीजें आगे के चैप्टर में मैं विकास जी को चाहूंगा कि उन चीजों पर भी आप रेखांकित कर सकते हैं। सुगंधा को उन्होंने एक मायावी और तिलिस्मी शक्ति जैसा मान लिया है कि अगर किसी की शादी भी होती है तो सुगंधा की तस्वीर के सामने जा करके वो अच्छे वैवाहिक जीवन की कामना करते हैं, उसका जन्मदिन भी मनाते हैं, उसकी मूवीज देखते हैं, कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसकी मूवीज वो देखते हैं। और रोमांस, थ्रिलर, सस्पेंस, सब कुछ छेलापुर का एक पार्ट बन गया है। इवन आप एक बहुत अच्छे कवि भी हैं, और आपकी कविता, काव्य लेखन की क्षमता आपने इस उपन्यास में जगह जगह दिखाने की कोशिश भी की है। छेलापुर को इतना शानदार कैरेक्टर, एक जगह को, एक गांव को, एक कस्बे को इतना शानदार कैरेक्टर बनाने का विचार कैसे है? दक्षिण भारत में एक फिल्मों की परंपरा है, आप सब लोग पढ़ते देखते रहे होंगे कि सिनेमा जो सितारे हैं उनकी मूर्तियां बनाते हैं, उन पर दूध चढ़ाते हैं, पता नहीं मंदिर बनाते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हम अक्सर पढ़ते हैं, देखते हैं टीवी में। मतलब जिस तरह की दीवानगी दक्षिण भारत में है, वैसे उत्तर भारत में अभी उस तरह की नहीं है। हम लोग अभी भी अभिनेता को अभिनेता ही मानते हैं, भगवान नहीं मानते। लेकिन साउथ में आपने देखा होगा, चाहे वो रजनीकांत हो या कोई भी कलाकार हो, तमिल का विजय हो, उनकी लोकप्रियता बियॉन्ड लाइफ, मतलब जिसको कह सकते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं, इस तरह की उनकी एक लोकप्रियता रहती है। इस उपन्यास में भी मैंने कोशिश की कि क्यों ना एक ऐसा गांव या ऐसा कस्बा डेवलप किया जाए, विकसित किया जाए, जहां जो कैरेक्टर है जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसकी बियॉन्ड लाइफ वो एक मतलब लार्जर देन लाइफ जिसको बोल सकते हैं, उस ऐसा कैरेक्टर बन जाए। तो मैंने छेलापुर एक हिमाचल का एक काल्पनिक कस्बा है, मुझे नहीं पता कि वो है भी नहीं है, एक पूरा इमेजिनेशन है, पर मैंने एक कोशिश की है ऐसा कस्बा डेवलप करने की जहां सुगंधा को एक तरह से उनका मेहमान समझा जाता है। आप जब इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो उसमें जो सुगंधा, ये पॉपुलर सुगंधा है, एक बार छेलापुर की यात्रा भी करती है। वो आती है उस गांव में, अपना एक जन्मदिन उनके साथ मनाती है, और हर जन्मदिन पर छेलापुर के जो गांव के लोग हैं उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट सुगंधा के पास जाता है हर साल। इस बात को सुगंधा अपने जितने भी इंटरव्यूज होते हैं उसमें हमेशा नोटिस करती है, हमेशा बताती है सब लोगों को कि किस तरह एक कलाकार को भगवान बनाने में ऑडियंस का कितना बड़ा योगदान है। तो उस चीज को इसमें आप देखेंगे तो मैंने कोशिश की है कि इसको इस तरह दिखाया जाए कि किस तरह लोग जो सितारे हैं उनके दीवाने हैं, किस तरह उनकी फिल्मों को देखना चाहते हैं, किस तरह उनकी बातों को सुनना चाहते हैं। थोड़ी सी जब इसमें एक दो चैप्टर और आगे बढ़ेंगे तो उसमें गांव के जो एक क्लब बना रखा उन लोगों ने, जिसको बोलते हैं सुगंधा फैन क्लब। सुगंधा फैन क्लब का जो अध्यक्ष है वो वो इनवाइट करती है सुगंधा अपने मुंबई में, और सब लोगों से मिलवाती है। ये पूरे गांव के लिए बहुत बड़ी बात होती है। प्रेमचंद की कहानियों में जिस तरह का गांव होता है, मैं कोशिश की है, मैं प्रेमचंद बहुत बड़े व्यक्ति हैं, मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, उस तरह गांव को प्रेजेंट करने की कोशिश इसमें मैंने की है। मुरारी जी बड़ा संकोच करते हैं अपनी बातों को कहने में। इनकी लेखन प्रतिभा किसी भी बड़े साहित्यकार से कम नहीं है, वो भी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अभी तक आप मेरे ख्याल से एक उपन्यास का एक परसेप्शन आपने बना लिया होगा, पूर्वाग्रह बना लिया होगा कि एक सिने अभिनेत्री की कोई फेम या प्रसिद्धि की कहानी, ऐसा ही कुछ सोच रहे होंगे। मैं गारंटी देता हूं आपके हर अनुमान आज गलत साबित होने वाले हैं। इस उपन्यास में इतने उतार चढ़ाव है कि एक उपन्यास में आपको लगभग 10 उपन्यास पढ़ने को मिलते हैं, और आपके हर अनुमान, जैसे था ना कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, हमने खूब कयास लगाए थे, ऐसे ही आप मुरारी जी के उपन्यास में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। भरपूर सस्पेंस भी है और थ्रिलर भी है। मुरारी जी ने बड़े खूबसूरत शब्दों में
सुगंधा के फिल्म के गीत को हिमाचल के छेलापुर का लोकगीत बना दिया। और इनके जो संवाद हैं वो संवाद भी ऐसे हैं जो हमें कहीं ना कहीं जीवन की कड़वी सच्चाई से रूबरू भी करवाते हैं। सुगंधा कहती है, तुम ठीक ही कहते हो, मेरी तकलीफें मेरे कंधों से कई गुना बड़ी हैं। मेरी तकलीफें मेरे कंधों से कई गुना बड़ी हैं, उन्हें झेलने की ताकत में कंधों में नहीं है। जरूरी तो नहीं कि हर सच को नंगा करके ही देखा जाए। दीवानगी ऐसी थी सुगंधा की कि छेलापुर की लड़कियां सिर के पीछे ऊंचा जूड़ा और उस पर लाल रिबन का कवर लगाकर आई लड़कियां खुद में सुगंधा की सुगंध को महसूस कर रही थी। जब छेलापुर में सुगंधा की ऐसी दीवानगी थी, उस समय सुगंधा इन सबसे अनजान थी और आशीष पटनायक सुगंधा को छेलापुर में सुगंधा की दीवानगी से रूबरू करवाता है। और सुगंधा अपनी सारी प्रसिद्धि को छोड़ करके, उस धन और वैभव बॉलीवुड की मायावी दुनिया को छोड़ करके छेलापुर जाती है और वहां जाकर के उसके अपनापन का एहसास होता है। यहाँ पे मुरारी जी ने बड़े मार्मिक तरीके से इस चीज को छूने की कोशिश की है कि आज समाज में हम सब लोग पैसे प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सुकून शायद छेलापुर में जाके ही मिलेगा। विक्रांत जी की एक आशीष पटनायक नाम का ये जो उपन्यास पूरा है, उसको एक सूत्रधार हम लोगों में से ही है बीच में, जिसको हम पत्रकार बोलते हैं। मैं स्वयं पत्रकार हूँ, तो एक पत्रकार की इच्छा होती है कि वो कहीं ना कहीं उसमें सूत्रधार बना रहे, खुद का कैरेक्टर ढूंढने की कोशिश करता है। तो इस पूरे उपन्यास को जो आगे तक लेके जाता है उसका नाम आशीष पटनायक है। वो एक पत्रकार है, फिल्म जर्नलिस्ट है, उड़ीसा का रहने वाला है। फिल्म पत्रकारिता करते करते मुंबई से फिर वो हिमाचल जाता है। जब उसको हिमाचल में पता चलता है कि इस सुगंधा नाम की अभिनेत्री की इतनी ज़्यादा लोकप्रियता इस कस्बे में है, तो वहाँ वो उनके साथ बैठ के बात करता है, उनसे मिलता है। जब उसको सारी बातें समेट के जब वो एक इंटरव्यू के दौरान उसकी सुगंधा से मुलाकात होती है आशीष पटनायक की, तो वही सुगंधा को छेलापुर से रूबरू कराता है कि आपकी जो ख्याति है वो कहाँ तक है। तो कुछ इंटरव्यू में जब आशीष से वो बात करती है सुगंधा, तो आशीष बताता है कि आपकी जो ख्याति है पहाड़ों साउथ, न केवल साउथ में बल्कि पहाड़ों तक भी है। पहाड़ों में आपको जिस तरह माना जाता है, पूजा जाता है, वो एक अजीब तरह की दीवानगी आपकी है। इस बात से सुगंधा को लगता है कि ये कुछ अलग तरह की चीजें हैं, तो खुद वहां पर जाती है आशीष पटनायक के साथ। तो वो उसके बाद जो तमाम चीजें होती है। लेकिन एक चीज जो मैं जैसे विक्रांत जी भी चर्चा कर रहे थे कि हर व्यक्ति चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही व्यवसायी हो, उसके अंदर एक निश्चल व्यक्ति छुपा रहता है। उसका पता उसको तभी चलता है जब वो अपने जैसे लोगों के बीच में जाता है। तो सुगंधा छेलापुर में जाती है, तब उसको ये एहसास होता है कि मैं भले ही पूरी दुनिया में मेरा नाम है, लेकिन मुझे जो निश्चल प्रेम मिला है, जो एकदम निर्मल प्रेम जिसको बोलते हैं, वो छेलापुर में मिलता है। कहानी वहां से आगे बढ़ती है। मैं अश्योर हूँ कि यहाँ भरतपुर आप जैसे श्रोताओं के समक्ष बैठ करके मुरारी जी को भी छेलापुर जैसा एहसास अपनापन लग रहा होगा। मुरारी जी ने बड़ी खूबसूरती से जिंदगी के कड़वे सच रखे हैं। कामयाबी की लहरों पर संबंधों की कश्तियां बचा पाना कहाँ आसान होता है। कामयाबी की लहरों पर संबंधों की कश्तियां बचा पाना कहाँ आसान होता है। सफलता की भूख में अक्सर लोग कश्तियां ही बदल देते हैं। खैर, सुगंधा फिरदौस के साथ शादी कर लेती है। तमिल और मुस्लिम परंपरा से विवाह और निकाह कर लिया जाता है, लेकिन साथ ही जैसे ही गौरी का जन्म होता है वो ब्रेक ले लेती है अपने सिनेमाई करियर से। यहाँ भी मुरारी जी ने एक बड़ा समाज की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की है कि अगर दोनों वर्किंग हैं तो महिला को ही ब्रेक लेना होता है। कभी बच्चों के या संतान के होने पर पुरुष ब्रेक नहीं लेते हैं। मैं सही हूं? इस उपन्यास में परत दर परत मुरारी जी ने कोशिश की है कि बहुत सारी कड़वी सच्चाई और अनकहे सच जो हम सब जानते हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते, वो कैरेक्टर्स के माध्यम से सामने आए।
खैर, लेकिन एक लंबे ब्रेक के बाद एक अति प्रतिभावान टैलेंटेड अदाकारा का मन वापस करता है कि मैं वापस अपने करियर में आऊँ, सिनेमाई दुनिया में हूँ। लेकिन जैसा कि देखा जाता है कि एक स्त्री चाहे कितनी भी सफल हो जाए, लेकिन पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के अंदर उसको फिर से पुरुषों की सहमति की भी आवश्यकता होती है, और पुरुषों की इच्छा के बिना वापस अपना करियर बढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती, या मेरे ख्याल से अगर मैं असंभव कहूँ तो गलत नहीं होगा। मुरारी जी, इस विषय पे आप क्या विचार रखना चाहें? ये निश्चित रूप से समाज की एक सच्चाई है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। जब सुगंधा माँ बनती है तो वो स्वाभाविक रूप से ब्रेक लेती है अपनी बेटी की परवरिश के लिए, पर चूंकि महत्वाकांक्षाएं अपने मन में होती हैं और वो महत्वाकांक्षाएं जब उनको अवसर मिलता है तो वो फलवती हो जाती है, वो उछलने लगती है भीतर से कि ठीक है, ब्रेक हो गया, अब मेरी जो शेष बची महत्वाकांक्षाएं हैं जीवन की, उनका क्या। सुगंधा को अवसर मिलता है कि क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए, लेकिन जब उसके मशहूर कलाकार, बड़े कलाकार जो उनके पति भी है, उसको लगता है कि तुमको फिल्म करने की आवश्यकता नहीं, तुम जो बैक स्टेज है उसको संभालो। लेकिन सुगंधा को लगता है कि नहीं, मेरा इतना बड़ा स्टारडम रहा है, मैं क्यों नहीं ये फिल्म बना सकती। वो कोशिश करती है, और एक कैरेक्टर इसमें जिनका जिक्र कर रहे थे विक्रांत जी, प्रयाग शम्स उस कैरेक्टर का नाम है, उम्र में उससे बहुत कम है सुगंधा से, उनको लेकर एक फिल्म बनाने की अनाउंस करती है कि मैं कलाकार के साथ एक फिल्म बना रही हूँ। उस जैसे ही फिल्म की अनाउंसमेंट होती है, एक पूरे बॉलीवुड हिंदी सिनेमा में फिर से एक तहलका होता है कि ये सुगंधा वापसी कर रही है। लेकिन साथ साथ एक जिज्ञासा होती है कि ये जिस एक्टर के साथ ये काम कर रही है, जिसमें लीड एक्टर है, ये कौन है, क्योंकि तब तक उसका खुलासा नहीं होता कि वो एक कलाकार कौन है, क्योंकि वो बहुत लो प्रोफाइल कलाकार है प्रयाग शम्स। लेकिन इसके साथ साथ जो समाज की दूसरी सच्चाई भी है, जब आपको प्रेम नहीं मिलता तो प्रेम की तलाश की जाती है। सुगंधा फिर से अपने प्रेम की तलाश करती है, और जो अपनी उम्र से कम है प्रयाग शम्स, उसमें वो अपने प्रेम को कोशिश करती है कि कहीं वहां उसका जो बचा हुआ प्यार है वो मिल सके। तो उसके साथ एक लंबी यात्रा पर सुगंधा चलती है, लेकिन बीच में इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, जैसा अक्सर बॉलीवुड सिनेमा में होता है कि अंडरवर्ल्ड और सिनेमा एक बहुत बड़ा अंतर्जाल दोनों के बीच में संबंध है, और जो आज से नहीं है, लगभग 80 के दशक से ये संबंध है, और किस तरह ये अभी तक फल फूल रहा है हम सब जानते हैं कि किस तरह उन लोगों के आपसी संबंध है, किस तरह अंडरवर्ल्ड से सारी फंडिंग बॉलीवुड में होती है, किस तरह के बड़े कलाकारों के उनसे संबंध होते हैं, किस तरह वो चीजें मैनेज यहाँ करते हैं। मुरारी जी सीधा अंडरवर्ल्ड पे ले आए। मैं पहले रूमानियत से तो कॉफी के मगों से उठ रही भाप से कॉफी के स्वाद का अंदाजा लग रहा था। ये मुरारी जी की तीक्ष्ण दृष्टि है, जो छोटी छोटी चीजों के अंदर भी दर्शन ढूंढ लेती है। हमने ख्वाब के दिल में दूसरा ख्वाब उगा लिया, और देखिए ना हमारे इस ख्वाब को लोगों ने कितनी मोहब्बत दी है। अगर तुमको, ध्यान दीजिएगा, अगर तुमको अपने छूटे हुए ख्वाबों में फिर से रंग भरने की कोई घड़ी, कोई जगह या कोई मौका मिले, तो अगर कभी पुराने ख्वाबों का दीदार हो जाए तो कुछ पल के लिए उन्हें जी भर के जी लेना चाहिए। और यहाँ ये चरम पे पहुँचता है, ध्यान दीजिएगा, ये शायद हमारी और आपकी ज़िंदगी से बड़ा वाकिफ रखता है। पीछे छूट गए ख्वाबों का हाथ वापस पकड़ना क्या कोई अपराध है? पीछे छूट गए ख्वाबों का हाथ वापस पकड़ना क्या कोई अपराध है? अगर ख्वाब खुद तुम्हारे पास आकर कहे कि आओ शम्स, मुझ में अपनी बाहों में भर लो, तो क्या तुम इनकार कर सकोगे? क्या छोड़ दोगे उस ख्वाब को अधूरा? और अब तो ख्वाब खुद तुम्हारे पास आकर तुमसे वक्त मांग रहा है। यहाँ शम्स और सुगंधा, उन दोनों के रिश्ते को मुरारी जी एक नई ऊंचाई देते हैं, लेकिन वहीं टर्न आता है। जैसा कि होता है कि जिंदगी हमेशा हाईवे पर नहीं चलती, वहाँ पे उतार और चढ़ाव भी आता है। अचानक से फिरदौस
जो एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, सुगंधा के पति हैं, उनका प्रोडक्शन हाउस लॉसेस में जा रहा होता है और फिरदौस सुगंधा और शम्स के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उनके साथ एक मूवी हमसाया अनाउंस करता है। हमसाया की शूटिंग हो रही होती है, अचानक सेट पे आग लग जाती है और वो शूटिंग कैंसिल करनी पड़ती है। प्रयाग शम्स जो एक नवोदित कलाकार था, जिसे सुगंधा ढूंढ करके लाई थी, अपनी पहली मूवी में लाई थी, वो अचानक से हतप्रभ रह जाता है कि ये क्या हुआ, और सुगंधा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। उपन्यास की नायिका को इस तरह से अचानक से उपन्यास में से गायब कर देना, ये मुरारी जी जैसा कोई साहसी उपन्यासकार ही कर सकता है, और किसी के बस की बात मुझे नहीं लगता कि ऐसी रही होगी। और सुगंधा कहाँ जाती है, शम्स की सुगंधा को ढूंढने की ललक, तड़प, उसे मिलने की चाह को मुरारी जी ने जिस तरह से शब्दों में पिरोया है, भावनाओं को जो शब्द दिए वो अप्रतिम है। मैंने इतने उपन्यास पढ़े हैं, लेकिन भावनाओं की ऐसी तीव्रता जो शम्स और सुगंधा के बीच में मुरारी जी ने दी है, वो काबिले तारीफ है। इसकी खबर ना शम्स को थी और ना सुगंधा को। लेकिन अचानक से जब एक दिन शम्स को सुगंधा को पत्र भेजने का मौका मिल जाता है, और सुगंधा के पत्र भी उसके पास आने लगते हैं, क्योंकि सुगंधा फिर जहां थी उस तन्हाई में उसको केवल और केवल शम्स की यादें थी। लेकिन वो थी कहाँ? बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जिसके नाम से मूवीज बिकती थी, जिसका पति फिरदौस बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, कहाँ थी, कहाँ गुम थी? ये अंडरवर्ल्ड के कौन से तार थे जिसने उस अदाकारा को मजबूर कर दिया अपनी उंगलियों पे नाचने के लिए? ये केवल कल्पनाएं हैं या उस मायावी संसार जिसे हम बॉलीवुड कहते हैं उसकी स्याह सच्चाई है? हम सब यहाँ बुद्धिजीवी बैठे हैं, तो ये तो कई वर्षों से हम लोग पढ़ रहे हैं, लगातार देख भी रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड, जिसमें पहले जिक्र कर रहा था, चर्चा कर रहा था कि अंडरवर्ल्ड और सिनेमा ये कोई आज के संबंध नहीं है, बहुत पहले से है। और इतना ही नहीं, जितना मैंने पढ़ा है, महसूस किया है, बहुत सारी चीज़ों को अंडरवर्ल्ड हमारे हिंदी सिनेमा को कंट्रोल करता है, न केवल पैसे से, इवन स्क्रिप्ट राइटिंग से, गानों से, कथानक क्या होगा इससे, कलाकार कौन होगा इससे। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़ा उदाहरण, हालांकि उसकी मिस्ट्री अभी तक लोगों के सामने खुली नहीं है कि क्या उसका रहस्य रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है और ये कड़वी सच्चाई है। आज भी जो भारत सरकार की का गृह मंत्रालय है या महाराष्ट्र की पुलिस है, वो इस बात को अभी तक नहीं पकड़ पाई कि दोनों के संबंध कितने गहरे हैं और कहाँ तक साजिश रची जा सकती है। अच्छा, मुझे इसमें एक किरदार और है, शम्स के पिता शम्स इलाहाबादी, जो एक मशहूर गज़ल गायक भी हैं, और आपने उपन्यासकार में इसमें अपने उपन्यास में ऐसा बताया है कि शम्स इलाहाबादी को अंडरवर्ल्ड डॉन जो है फिरोजी जर्दावाला वो उन्हें मार डालता है। क्या एक गुलशन कुमार के जो हत्या हुई थी उससे लिंक है, उससे प्रेरित होके कह सकते हैं? ऐसा दरअसल जब कोई उपन्यासकार कुछ लिखता है तो उसके दिमाग में कोई न कोई कैरेक्टर अवश्य होता है, कोई किसी न किसी कैरेक्टर को लिखकर ही वो अपनी कल्पनाओं को पंख देता है। तो जैसे मुरारी जी बोलना नहीं चाह रहे खुल के, लेकिन मुरारी जी के शब्दों में ही मैं बताता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं। क्या ये जरूरी है कि हर बात को समझा जाए? क्या ये जरूरी है कि हर बात को समझा जाए? कुछ चीजों को बिना समझे वक्त के हवाले कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और वाकई बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम जानते हैं लेकिन उसको देखने की कोशिश नहीं करते या देखना नहीं चाहते। बहुत सारी सच्चाई ऐसी होती है हमको नहीं देखनी होती उनको। तो जैसा मैं आपको ये शम्स इलाहाबादी की चर्चा कर रहा था, एक करेक्टर है इसमें शम्स इलाहाबादी, वो बहुत अच्छा सिंगर है, बॉलीवुड का बहुत अच्छा गाता है, पर वो चूंकि खुद को भारत का बेटा ऐसा मानता है कि मैं कोई अलग से, जैसा बोलते हैं तथाकथित मुस्लिम नहीं हूँ, मैं भारत का प्रेजेंट करता हूँ पूरी दुनिया में। तो वो भारत के गाने गाता है, अपने देवी देवताओं के गीत गाता है, पूरी दुनिया में उसको तारीफ मिलती है, अरब देशों में बहुत बड़े शो करता है वो। लेकिन जब जो एक तरह रेडिकल मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं उनको वो पसंद नहीं आता कि यार ये भारत का आदमी आके यहाँ गल्फ कंट्रीज में इस तरह के कार्यक्रम कर रहा है
अपने देश को इस तरह प्रमोशन कर रहा है, जबकि इसको तो अपनी चीजें बतानी चाहिए। इसके साथ साथ लेकिन वो आप देखने वाली बात ये होगी कि कैसे ये लोग दो तरह के दोगले, जिसको बोलते हैं ना दोगले होते हैं, उससे शम्स इलाहाबादी के शो से उनको अपनी जो एक्टिविटीज होती है उनको उनके लिए फंड भी चाहिए, और वो ये भी चाहते हैं कि वो हमारी जैसी बातें करें। लेकिन जब शम्स इलाहाबादी को पता चलता है कि यार ये लोग मेरे शो से इस तरह के एक्टिविटीज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनका शो छोड़ देता है कि मैं तुम्हारे लोगों का शो नहीं करूंगा। जब इस बात को जो अंडरवर्ल्ड के लोग उनको पता चलता है कि यार इतना बड़ा फंड रेजर है हमारी एक्टिविटीज के लिए, जितनी भी टेररिज्म, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, आतंकी गतिविधियों के लिए वो फंड जो ग्रुप थे उनसे शो करवाते थे और सारा पैसा एक्टिविटीज को जाता था। तो उसको ये मालूम होता है कि इस तरह की गतिविधियों के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो शो छोड़ देता है। उसके बाद क्या होता है, मुंबई में उसकी हत्या हो जाती है। आप इसको चाहे तो गुलशन कुमार से जोड़ के देख सकते हैं। आपने बड़ी दो चीजें कही कि शम्स इलाहाबादी ये सोचता है कि मैं मुसलमान तो हूं लेकिन साथ ही भारतीय भी हूं। आपका नाम क्या है सर? अंकुर गुप्ता। अंकुर गुप्ता जी ने कभी सोचा कि मैं हिंदू भी हूं और भारतीय भी हूं? सर मैं कभी ये थॉट आता है? मैं पहले भारतीय हूँ, उसके बाद सबको। तो ये प्रश्न क्यों आता है, क्यों ये बार बार चीज पूछी जाती है, कही जाती है, या इस चीज को सुनने की हम कोशिश करते हैं कि नहीं मुसलमान तो है लेकिन भारतीय भी है? क्या निष्ठाओं पर कोई प्रश्न चिन्ह है क्या? और दूसरी चीज कि उनसे वो चीज करवाने की कोशिश की जा रही थी जो वो लोग चाहते थे, क्या चीजें थी? क्या हम जो हमारी बॉलीवुड की मूवीज के कथानक हैं उन कथानक के पात्रों को देखें कि एक बलात्कारी, एक गुंडा, एक मवाली शिखा रखेगा, धोती पहनेगा, जनेऊ लेके घूमेगा, या वो किसी आश्रम, मठ या मंदिर में होगा, या किसी कुत्ते का नाम रामू होगा? क्या ये चीजें और इसके विपरीत चीजें कि जहां ठाकुर रामगढ़ में लालटेन लेके घूम रहा है, वहीं जब किसी की मृत्यु होती है तो पता नहीं बिना बिजली के लाउड स्पीकर कहां से बजने लग जाता है? क्या इन्हीं की ओर आप इशारा कर रहे हैं? बड़ी दिलचस्प चीजें हैं ये। आप जब फिल्में देखेंगे तो फिल्मों के साथ गौर भी करेंगे कि क्या चीजें दिखाई जा रही हैं, है ना, तो आपको बहुत स्पष्ट चीजें साफ साफ दिखेंगी कि इसके पीछे क्या एजेंडा है, किस तरह का एजेंडा काम कर रहा है। आप आज से 70 के दशक में चल जाइए या 80 के दशक में चल जाइए, पुरानी फिल्में आप उठा के देख लीजिए, एक खास किस्म की विचार से प्रभावित फिल्में हमारी रही हैं। आप उनकी स्क्रिप्ट देख लीजिए, गाने देख लीजिए, डायलॉग देख लीजिए, शोले पिक्चर ही देख लीजिए, सबने देखी होगी, जैसे विक्रांत जी इसकी चर्चा कर रहे थे। शिवजी के मंदिर के पीछे जाके नायक नायिका से फोड़ अंदाज में बातें करता है। मुझे नहीं लगता कि हम रियल जिंदगी में जाके शंकर भगवान के पीछे जाके बोलते हैं कि ए पुत्री ए बेटी जो भी, लेकिन वहीं एक सीन दूसरा भी है। अजान की आवाज आती है, सब शांत हो जाते हैं, मौलवी साहब चले जाते हैं। मैं फिर बोलता हूँ दोगला क्यों, ये दोगलापन क्यों? ठीक है, हमारा किसी से विरोध नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, सबका समान रूप से सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब आप उनका सम्मान करते हैं तो वहां भी सम्मान होना चाहिए ना। आप देखने वाली बात है कि इनका राइटर कौन था, उससे पता चल जाएगा हमको कि किसने कहानी लिखी है, क्या उनका मंतव्य रहा है। ये पहले से नहीं है, आज भी है। एक लाइन और खत्म करता हूँ। करण जौहर की एक फिल्म आई थी, उसमें बोलता है, वो गाना है जिसपे आलिया भट्ट पे, सेक्सी राधा। राधा ही क्यों सेक्सी भाई, और भी तो हो सकता है ना। बिना लाग लपेट के बात की जाए, क्या आप सलीम जावेद के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? कहने की आवश्यकता ही नहीं है। विजय दीनानाथ चौहान, उसे मंदिर में जाने में समस्या है, उसे भगवान से खूब शिकायतें हैं कि उसकी जिंदगी की सारी परेशानियों का कारण भगवान है, लेकिन वो बड़े फक्र से बिल्ला पहन के घूमता है, बड़े फक्र से हरी चादर ओढ़ के घूमता है और बड़ी फक्र से इबादत करने जाता है।
खैर इस ग्लैमर फिर मुरारी जी के शब्दों में, इसमें मेरे शब्द कुछ भी नहीं है आज। इस ग्लैमर की दुनिया में खुशबुओं पर किसी का हक नहीं होता और खुशबुओं की कोई सरहद भी नहीं होती। ऐसा नहीं कि सच हम लोग नहीं जानते, लेकिन बहुत सी बार सच को हम देखना नहीं चाहते, और सच दिखता भी है तो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। फिर मुरारी जी के शब्दों में, हालात की धूल ने जरूर हमारे बीच के लम्हों को धुंधला कर दिया है। नहीं तो सच तो हमारे सामने ही है, लेकिन धुंधला इतना है और हमने खुद ने कर दिया कि हम उसको देखना नहीं चाहते। खैर कुछ ज़्यादा गंभीर हो रहा है, लेकिन मुरारी जी एक बहुत अच्छे कवि भी हैं, तो मैं फिर से थोड़ा माहौल को हल्का करता हूँ और मुरारी जी की काव्य प्रतिभा को आपके सामने रखता हूँ। हर मर्तबा जब देखता हूँ तुमको ख्वाबों में, वाह निकलना चाहिए ना। अच्छा कविगण भी बैठे हैं, मुझे ऐसा पता चला है यहाँ पे। हर मर्तबा जब देखता हूँ तुमको ख्वाबों में, चांद की चांदनी रूह में उतर सी जाती है। हर मर्तबा जब सोचता हूँ तुमको ख्वाबों में, मरुथल में समंदर बिछसा जाता है। हमारे यहाँ बॉलीवुड की लाइफ को हमने पता नहीं क्यों एक रेफरेंस ग्रुप बना लिया है। आज अगर हम शादियों में जाएंगे, एक विडंबना भी और पीड़ा भी होती है। हम मुरारी जी और हम अक्सर बात करते हैं। ईमानदारी से बताना, आपकी शादियों के अंदर कितने फोक सॉन्ग्स, कितने भारतीय नृत्य या भारतीय संगीत हम लोग काम में लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, या उनके ऊपर हम अपनी खुशियां जाहिर करने का उनको तरीका बनाते हैं, और कितने बॉलीवुड सॉन्ग्स को हम यूज में लेते हैं और बिना ये जाने कि उनके लिरिक्स क्या कह रहे हैं। चिकनी चमेली, मुन्नी बदनाम हुई, और ये हमारे परिवार के साथ में, जहां हमारे माता पिता बहन सब लोग हैं, उनके सामने भी वो चल रहे हैं, और हमारी बच्चियां जो अभी तक नासमझ हैं, जो एडोलसेंस की एज में नहीं गई है, जो वयस्क नहीं हुई है, उनको भी हम प्रेरित कर रहे हैं और कुछ हद तक दिखावे के लिए अपने रिश्तेदारों के बीच मजबूर भी कर रहे हैं कि वो जाएं और डांस करें ताकि कुछ तालियां मिले और हमारा ईगो सेटिस्फाई हो कि हम इस दुनिया की रेस में कहीं पीछे नहीं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, शायद ऐसा ही कुछ है। और जबकि उस बॉलीवुड के शाह सच्चाई को हम जानते नहीं है। मुरारी जी ने बड़ी बेदर्दी से बॉलीवुड की सच्चाई को उस उपन्यास में दिया है। शम्स और सुगंधा की जो मूवी थी हमसाया, जो बंद हो जाती है, और शम्स को वो पत्र लिख करके बोलती है कि फिल्मों का शुरू होना, बंद हो जाना, फ्लॉप होना, हिट हो जाना इस फिल्मी दुनिया का हिस्सा है। कुछ अच्छी फिल्में अब तक रीलों में कैद होकर गुम पड़ी है, कुछ अधूरी बनकर कबाड़ हो जाती है, कितने ही कलाकार इन की फिल्मों की रीलों में खपकर खत्म हो जाते हैं। उसे इन चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क पड़ता है तो सिर्फ उन कलाकारों को जो आधी अधूरी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं और जिनके सपने हमेशा के लिए उन रीलों में कैद होकर गल गए हैं। बॉलीवुड में जो अंडरवर्ल्ड है, ये केवल माफिया और वसूली तक सीमित नहीं है। मुरारी जी ने इसके तार टेररिज्म और खुल करके मैं बात करूं जिहाद से भी जुड़े। क्या ये सच्चाई है या हम इसको एक कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी माने, सो कॉल्ड न्यू इमर्जिंग राइट विंग ऑफ इंडिया? निश्चित रूप से ये मेरा उपन्यास फिक्शन है, पर सच्चाई भी उतनी ही है। अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों का उद्देश्य सिर्फ उद्देश्य एक ही है। उनका उद्देश्य अंडरवर्ल्ड का सिर्फ पैसा कमाना है, लेकिन आतंकवाद जो जिसकी हम बात करते हैं, जिस पूरी दुनिया आज जिससे परेशान है और पूरे विश्व में इसको लेकर अभियान छेड़े जा रहे हैं। पूरे यूरोप की बात करें तो सब जगह राइट विंगर हर सरकार में आ रहे हैं इस समय, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की बात करो आप, या फ्रांस की बात करो, नीदरलैंड की बात करो, सब जगह। ये इसके पीछे सोचने की बात है कि क्यों ऐसे लोग वापस सत्ता में आ रहे हैं। तो उपन्यास के इतर मैं बात कर रहा हूँ, हर देश में वही लोग आ रहे हैं जो बोलते हैं कि नेशन फर्स्ट। अभी ट्रंप ने आते ही क्यों बोला है कि हम जो इलीगल इमिग्रेशन है उनको बाहर करेंगे। क्यों करेंगे? कुछ न कुछ तो समस्या है देश में, और उसका जो हम जब उसकी जड़ में जाएंगे, उसके मूल में जाएंगे, तो पता चलेगा कि वही जिससे पूरी दुनिया प्रताड़ित है, इस्लामिक आतंकवाद। मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, इस्लामिक आतंकवाद से कहीं ना कहीं हर दुनिया हर मुल्क प्रताड़ित है। क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो बॉलीवुड में दखलंदाजी है, ये इस्लामिक जिहाद का
काम है, या वो बॉलीवुड को एक औजार या टूल के रूप में काम में लेना चाहते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जिस तरह के राइटर, जिस तरह की, देखो बहुत साफ बात है, फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से नैरेटिव सेट किए जा सकते हैं और होते हैं। हमने देखा कि विवेक अग्निहोत्री ने जो कश्मीर फाइल्स बनाई थी, उसके बाद एक जो हमारी जैसी नई पीढ़ी है उसका एक पूरा, हम अभी तक क्या सोचते थे कश्मीर में क्या हुआ, लेकिन जब नई पीढ़ी ने देखा कि कश्मीर में इतना नंगा सच इस बेदर्दी से उसने विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म में दिखाया, तो पता चला कि वाकई क्या हुआ था वहां, किस तरह औरतों की इज्जत लूटी गई, लोगों को मारा गया, स्पीकर से उनको भगाने की घोषणा की गई। मुरारी जी, पर ये जो बॉलीवुड में लोग बैठे हैं, जो सिने स्टार हैं, वो भी तो हम जैसे भारतीय ही हैं, क्या उनको देश से प्यार नहीं? वो क्यों तैयार हो जाते हैं इन चीजों के लिए? मुझे लगता है जो लोग थोड़े से कम्युनिज्म से कहीं प्रभावित हुए होंगे कभी जीवन में, उन लोगों को ये बहुत, जिसको बोलते हैं ना खुजली, कई बार जो खुजली होती है उसको मिटाने में मजा नहीं आता, उसको खुजाने में मजा आता है। तो ये मुझे लगता है वैसा ही है शायद, कि आप कई बार खुद का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आप इस तरह की चीजें करते हैं और आपको अच्छा लगता है वो चीजें करना। दरअसल विद्रोह हमारा स्वाभाविक स्वभाव है, हर चीज में विद्रोह करना, घर में भी हो तो विद्रोह कर देना, कुछ भी चीज अच्छी चल रही है उसको तोड़ के कुछ नई चीज कर देना, तो विद्रोह स्वभाव है। अब वो बॉलीवुड में उसको क्या वो एस्टेब्लिश कर दिया गया है कि यही सही चीज है, इसी को ही दिखाना है। इससे अब कौन से लोगों का एजेंडा उससे सेट हो रहा है, किन तरह के लोगों की उससे उनको कह सकते हैं संतुष्टि मिल रही है, एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर मुझे लगता है सबको चर्चा करना चाहिए, विचार भी करना चाहिए और लिखना भी चाहिए। आपके कहने का मतलब जो बॉलीवुड के सिने स्टार हैं, ये दस्तूरों से बंदी बेगमें हैं। ये नाम मुरारी जी ने दिया है इस उपन्यास में कि वो दस्तूरों से बंदी बेगमों के लिए प्रेम इतना आसान कहाँ होता है, तो वो इस देश से प्रेम कहाँ कर पाएंगे, वो तो दस्तूरों से बंदी हुई बेगमें हैं। फिर से थोड़ा सा एक रुमानी लाइन है और फिर हम उस कड़वे सच की तरफ चलेंगे कि कुछ ज्यादा कड़वा हो गया तो शाम हमारी कड़वी कड़वी हो जाएगी। आ जाओ लौट कर रूह समेटे हुए, आ जाओ लौट कर रूह समेटे हुए कि तुम्हारी रूह में गजरों की शाम भर दूं। आ जाओ लौट कर रूह समेटे हुए कि तुम्हारी रूह में गजरों की शाम भर दूं। लिखे हैं कुछ तराने तुम्हारी बंदगी में कि शाम के अंधेरों में चांद भर दूं, कि शाम के अंधेरों में चांद भर दूं। शम्स सुगंधा को लिख रहा है और सुगंधा वापस उनके इनोसेंस के लिए जो शम्स के लिए बोल रही है। मुझे लगता है कि मुरारी जी ने लाइनें खुद के लिए लिखी है कि पत्रकारिता के पेशे में होने के बावजूद भी जो इनोसेंस इन्होंने बना करके अपने हृदय में रखी, जो निश्चलता बना के रखनी है, वो लाजवाब है। मुंबई के समंदर का खारा पानी अभी तक उसकी आत्मा तक नहीं पहुंचा था। तो मैं पत्रकार बंधु प्लीज नाराज मत होना, पत्रकारिता के समंदर का खारा पानी अभी तक उसकी आत्मा तक नहीं पहुंचा था। उसने अपने जज्बात पर शायद इश्क और गजलों का लेप लगाकर उन्हें सूखने से बचा कर रखा था। जब सुगंधा शम्स को बॉलीवुड की कड़वी सच्चाइयां बता रही होती तो नेपोटिज्म पे भी बात करती है, और हम लोग अक्सर सुनते भी, और कंगना रनौत ने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म होना बुरा क्यों है? और हमारे भारतीय समाज में तो नेपोटिज्म वैसे भी है कि अगर पिताजी दादाजी की दुकान है तो वहीं पिताजी भी बैठे हैं, उस पर हम भी बैठे हैं, और वो नेपोटिज्म तो चला ही आ रहा है। और राजनीति में तो हम 70 साल से एक नेपोटिज्म को देख ही रहे हैं, और लगभग 4 पीढ़ियां और अगली 5वीं पीढ़ी भी आने को तैयार है। देखो, राजनीति की नेपोटिज्म के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर सकता, पर सुशांत सिंह राजपूत का एक बहुत बड़ा केस आप सबके संज्ञान में है कि किस तरह वो व्यक्ति, एक टैलेंटेड व्यक्ति, मैं भी नेपोटिज्म को लेकर बहुत ज्यादा पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं हूं। आपका बच्चा, आपका बेटा यदि है टैलेंटेड, उसको मौका मिलना चाहिए, क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए। पर यदि कोई दूसरा कलाकार जो टैलेंटेड है
उसमें योग्यता है, वो अच्छा कर रहा है, तो उसको क्यों नहीं आगे बढ़ने देना चाहिए। कंगना रनौत इसका बहुत बड़ा उदाहरण रही है, जिस तरह वो करण जौहर की बखिया उधेड़ती है उसके सामने ही। तो नेपोटिज्म इसमें कोई शक नहीं है कि मुंबई में है, ये सिनेमा में है। और चूंकि ये तो मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरा बेटा कलाकार है, मैं करूँगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर एक सामान्य सी बात है कि यदि हम नेपोटिज्म के सारे आगे बढ़ेंगे तो जो बाकी कलाकार हैं, क्योंकि चाहे हम पुराने 60-70 के दशक से बात करें तो दिलीप कुमार से लेकर या दूसरे लोगों से लेकर कोई नेपोटिज्म से नहीं आए, वो स्वतंत्र कलाकार थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा से एक बहुत बड़ी जगह पूरे सिनेमा में बनाई। तो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म का नुकसान क्या होता है कि जो ऑडियंस है, पूरे जो सिनेमा जगत है, उसको अच्छे कलाकारों से वंचित होना पड़ता है। सिर्फ इतना मेरा कहना है। इंटरप्ट करूंगा, कहीं ऐसा भी लगता है क्या कि ये नेपोटिज्म भी अंडरवर्ल्ड या जो सो कॉल्ड बाहरी ताकतें हैं उनकी वजह से थोपा गया है? क्योंकि 80-90 के दशक में हम देखते थे गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, इस तरह के कई कलाकार आए थे। लेकिन 80 और 90 के दशक में अचानक से बॉलीवुड के अंदर ये सारे के सारे कलाकार गायब हो गए और एक खास एजेंडे वाले और अंडरवर्ल्ड से गहरे रिश्ते रखने वाले कलाकार ही भाईजान बन गए, रोमांटिक हीरोज बन गए। और जहां रोमांस करने वाला राहुल हमेशा अंजलि के साथ ही होता था, अंजलि किसी एक संप्रदाय से होती थी और राहुल किसी एक संप्रदाय से होता था। ये तो ठीक है। इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अंडरवर्ल्ड का नेपोटिज्म से या टेररिज्म का नेपोटिज्म से संबंध एक मुझे लगता है बड़ी चर्चा का विषय हो सकता है, क्योंकि इसमें सबके हित जुड़े हुए हैं। पर इसमें अंडरवर्ल्ड या जो आतंकवाद या जिसको बोलते हैं टेररिस्ट ग्रुप, उनका कितना ताल्लुकात रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है। 15 मिनट में सुगंधा उनको पत्र लिखती है और मैं ये शब्दशः सुनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कहनी चाहिए, सुननी चाहिए, वो मुरारी जी ने इसमें बहुत सुंदर शब्दों में लिखी है। सुगंधा लिखती है, बदकिस्मती से उनका एक मजहबी एजेंडा भी होता है। पुलिस को, और आप इसको रिलेट करके देखिएगा, पुलिस को हमेशा ही भ्रष्ट और शोषण करने वाले के तौर पर क्यों दिखाया जाता है? वह इसलिए नहीं बताया जाता कि वह स्क्रिप्ट का हिस्सा है, बल्कि कुछ लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के समाज का अपने ही लोगों और सिस्टम पर से भरोसा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। रॉबिनहुड टाइप के डाकुओं, नक्सलियों और दस्युओं को इतना हीरो बना करके क्यों दिखाया जाता है? कहीं रॉबिनहुड के नाम पर दस्युओं और नक्सलियों को समाज में प्रतिष्ठित होने का मौका तो नहीं दे रहे? कहीं ये मास रिबेलियन क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं है? शम्स बहुत से पटकथा लेखक वर्षों से समाज के तथाकथित उच्च वर्ग को लंपट, जमींदारों को औरतों का यौन शोषण करने वाला, नेता, पुलिस और अफसरों को भ्रष्ट और रिश्वत खाने वाला, व्यापारियों को ठगने वाला और पुजारियों को बलात्कारी, लालची और पाखंडी के तौर पर पेश करते रहे हैं। आखिर वे कौन लोग थे जो वर्षों से फिल्मों की पटकथा लिख रहे हैं? मुंबई में पटकथा, गीत और संवाद लिखने वाले कहां से मोटिवेट होते थे? तुमने कभी गौर किया कि ये लोग हिंदुस्तान के धार्मिक परंपराओं को पाखंड और हंसी मजाक का विषय क्यों बनाते रहे और कैसे कहानियों का हिस्सा बनाकर उन्हें दर्शकों के मन में डालते रहे? तुमने मुंबई की फिल्मों में, एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये, और इस पे गहराई से हम सबको सोचने की जरूरत है। तुमने मुंबई की फिल्मों में, ये सुगंधा कह रही है, अब्राहमिक पंथ के धार्मिक प्रतीकों के बारे में कभी किसी तरह का अपमानजनक मजाक नहीं देखा होगा। आखिर क्यों? हमेशा हवस का पुजारी ही क्यों होता है? कभी कभी तो हवस का मौलवी या हवस का पादरी भी डालो यार, आखिर हवस पर तो सबका हक है। फिर आगे वो कहती है, एक पटकथा में मैंने किसी उससे पूछा कि सिर्फ मंदिर ही क्यों, क्या मैं इसे किसी बड़ी मस्जिद, मदरसा या चर्च के सेट पर ही तो फिल्मा सकती हूँ? तो प्रोड्यूसर का जवाब दिलचस्प था, क्या दंगा करवानी चाहती हो क्या? देखो, मुझे सलमान रश्दी या तस्लीमा नसरीन बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। क्या ये कड़वी सच्चाई है? ये तो हम
पुरानी पीढ़ी बैठी हुई है, देखिए भी हम लोग देखते रहे किस तरह अमिताभ बच्चन की ज़्यादातर फिल्में जावेद अख्तर ने लिखी है, जो उनके हिट होने के दौर की फिल्में हैं। एक जैसे मैं पहले भी चर्चा कर रहा था, हमको विद्रोह करना अच्छा लगता है, स्वाभाविक रूप है। जब फिर अमिताभ की बहुत सारी फिल्में आपने देखी होगी कि वो एकदम विद्रोही प्रवृत्ति का, एंग्री यंग मैन जिसको अभी लोग बोलते हैं, व्यवस्थाओं के खिलाफ विद्रोह। जैसा विक्रांत जी अभी चर्चा कर रहे थे, हमारे दिमाग में आपने कभी कल्पना की है पुलिस को लेकर जो छवि है वो ऐसी क्यों है? मैं ऐसे नहीं कह रहा कि पुलिस एकदम साफ सुथरी एकदम बढ़िया है, पर जो छवि है क्यों? हम में से बहुत सारे लोगों का तो शायद पुलिस से वास्तव नहीं पड़ा होगा, कभी काम ही नहीं पड़ा होगा, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में एक इमेज है कि यार ये साले करप्ट है। या क्यों? क्योंकि वो जो अनकॉन्शियस दिमाग, हम फिल्में देखते हैं, एक पुलिस का कैरेक्टर देखते हैं, उसकी टेबल पर नोटों की गड्डी देखते हैं, तो वो जो अनकॉन्शियस दिमाग में हमारे घुसती है चीजें, उसको हम सोचते हैं कि यही वास्तविकता है। बहुत सारे कैरेक्टर हैं ऐसे, बहुत सारी चीजें हम जिसको हम एक बार कोई फिल्में, मैं पहले भी चर्चा की, फिल्में बहुत बड़ा माध्यम है, फिल्मों के माध्यम से नैरेटिव सेट किए जाते हैं। जैसे चर्चा कर रहे थे राजकुमार की पुरानी फिल्में आप लोगों ने देखी होगी, हवस का पुजारी जिसकी चर्चा कर रहे थे, हमेशा ऐसे लोगों को क्यों हम फिल्मों में पोर्ट्रेट करते हैं कि वही स्त्रियों का रेप कर रहे हैं, इस एक ही तरह के लोग क्यों? नेता को हमेशा नेता की छवि क्यों है मैं जैसे चर्चा कर रहा था कि हमारे नेताओं से बहुत ज्यादा वास्ता पड़ता ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में इमेज है कि ये साले भ्रष्टाचार है। क्यों? क्योंकि हमने वही चीज हमारे अनकॉन्शियस दिमाग में जो हम देखते रहे फिल्मों से, वो अभी तक दिखाते, अभी भी वही चीज हम सोचते हैं। तो नैरेटिव सेट करने में फिल्में बहुत बड़ा योगदान इन फिल्मों को होता है। तो इस तरह की चीजें आज से नहीं, 70-80 के दशक से लगातार इस तरह की चीजें हमेशा दिखाई जाती रही हैं कि नेता हमेशा भ्रष्ट होंगे, और नक्सली या जिसको हम बोलते हैं रॉबिनहुड, यानी कि अमीरों को लूटना और गरीबों को बांटना, इसको हम मानते हैं बहुत अच्छा है। ये हमको भी लगता है कि यार ये तो अच्छा काम कर रहा है, अमीरों को लूट रहा है, गरीबों को बांट रहा है, अमीरों को लूट रहा है वो। लेकिन आप सोचने वाली बात है कि इससे पूरे समाज में, पूरे देश में व्यवस्था का क्या होगा? फिर क्या रॉबिनहुड का काम है अमीरों को लूटना, गरीबों को बांटना? तो इस तरह की जो चीजें हैं धीरे धीरे करके फिल्मों के माध्यम से हमारे दिमाग, अनकॉन्शियस दिमाग में की चीज सेट हुई है। जब हम गौर करेंगे तो ये पता चलता है। समय की गरिमा है, थोड़ा सा मैं इसको सम अप करने की कोशिश करता हूँ। बॉलीवुड में ड्रग पार्टीज के बारे में भी हमने सुना है, मुरारी जी ने बहुत सुंदर शब्दों में उस कड़वी सच्चाई को भी सामने रखा है। और ड्रग्स केवल अंडरवर्ल्ड से केवल ड्रग्स का ही बिजनेस नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ से बॉलीवुड सितारे खाड़ी देशों में जाते हैं और वहाँ पे शोज करके आते हैं। इसमें सुगंधा ये प्रश्न उठाती है कि दुबई के शेखों को, खाड़ी देशों के अमीरों को बॉलीवुड की फिल्मों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? वहाँ वो शोज जो होता है उनके पैसे कहाँ जाते हैं? क्या वो पैसे फिर से जिहाद के नाम पर भारत को अस्थिर करने के लिए भेजे जाते हैं? क्या उन शोज को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग के तार उन्हीं लोगों से जुड़े हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं? क्या ये जिहाद और अंडरवर्ल्ड दोनों हाथ में हाथ डाल करके चल रहे हैं, या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? और क्या बॉलीवुड इनका बहुत बहुत इफेक्टिव और प्रभावी टूल बन गया है, औजार बन गया है? ये सारे प्रश्न हैं जो इस उपन्यास में मुरारी जी ने बहुत सुंदर तरीके से, एक और कैरेक्टर भी इन्होंने सुलेमान दिया है जो मुझे लगता है शायद लादेन से प्रेरित है। वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सरगना है और वो भी सुगंधा को अंडरवर्ल्ड से खरीद करके ले जाता है और उसके बाद बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं। सुगंधा की जीवन जो अभी तक आपको बड़ा रोमानियत भरा लग रहा था, एक नारकीय जीवन सुगंधा को जीना पड़ता है और सुगंधा को उस नारकीय जीवन जीते जीते ही अपना शरीर छोड़ के चले जाना होता है। और वहीं शम्स उन्हें वापस कैसे मिलता है और सुगंधा की बेटी गौरी किस तरह से सुगंधा से वापस मिलती है, सुगंधा उस दुनिया में, जिहाद की दुनिया में उसे क्या क्या भुगतना पड़ता है। अगर आपने कश्मीर फाइल देखी होगी तो उसमें जो कुछ बताया गया है उससे भी कई गुना ज्यादा कड़वी सच्चाइयों को मुरारी जी ने इस उपन्यास में रखा है। आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो शायद
वैचारिक रूप से आप बहुत कुछ सोचने, समझने और अपने आसपास चल रहे षड्यंत्रों को समझने के लायक बन सकेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप इस उपन्यास को समय निकाल करके जरूर पढ़ें। और जब हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को, हमारे देश को बचाने के लिए कौन आया, तो अक्सर ये बात कही जाती है कि भगत सिंह तो पड़ोसी के घर में पैदा होगा। होता नहीं, प्रयास करने के लिए हम अकेले क्या कर सकते हैं और हमें कौन आके रास्ता बताएगा। तो मुरारी जी ने बड़े अच्छे शब्दों में इसमें 2 लाइनों में लिखा है, हर किसी को, चाहे वो व्यक्ति हो, समाज हो, धर्म हो, राष्ट्र हो, हर किसी को अपना रास्ता खुद ही तय करना पड़ता है। इस दुनिया से अकेले ही जूझना पड़ता है। ये उपन्यास जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो उसमें रोमानियत थी, रोमांस था। धीरे धीरे सस्पेंस क्रिएट हुआ, धीरे धीरे मुझे लगा थ्रिलर है, लेकिन एक साधारण उपन्यास नहीं है। यह उपन्यास है भारतीय समाज को उन आसन्न खतरों के प्रति आगाह करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कि जाने या अनजाने हम सब लोग उस षड्यंत्र का हिस्सा बन चुके हैं, बन रहे हैं और अपने मासूम बच्चों को भी बना रहे हैं। अब मैं इस सेशन को प्रश्नोत्तर के लिए आप लोगों के समक्ष रखता हूं। आपका कोई भी प्रश्न है तो आप प्लीज मुरारी जी से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मुरारी जी उसका रिप्लाई करेंगे। साथियों, वैसे मैंने जिन जिन को इस कार्यक्रम के रिगार्डिंग कॉल्स किए थे और जिनको बताया था, उनको ये चीज़ मैंने बताया था कि वो सर जब अपनी जो पुस्तक के बारे में सारी चीज़ें आपके समक्ष रख देंगे, आपको भी एक मौका दिया जाएगा कि उस पुस्तक से संबंधित या अपनी कोई क्वेरी जो है जानकारी लेना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। वैसे इंट्रोडक्शन मेरा बहुत छोटा है, लेकिन उसमें से छोटा करके मैं एक अभिनेता हूँ सर, फिल्म अभिनेता। तो लगभग चेहरे के भाव धन्यवाद। लगभग 10-12 साल से मैं फिल्म इंडस्ट्री में बताओ अभिनेता, एक कास्टिंग डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर भी किया है थोड़ा बहुत, और अब एक बड़ी फिल्म के विचार है एज अ प्रोड्यूसर। यानी सोची समझी स्क्रिप्ट होती है। लाइटर नोट में बताता हूँ, इसके लिए आपको सुगंधा के पत्र जो उसने शम्स को लिखे वो पढ़ने पड़ेंगे। जी जी। नमस्कार मुरारी जी, मैं नरेंद्र निर्मल, साहित्यकार हूँ, लेखक हूँ। आपने जो समस्याएं उठाई हैं, समस्या उठाने से ही आपने समाधान क्या देने की कोशिश की है। ये आपने वो समाधान भी प्रस्तुत किया है, जैसे आपने नेपोटिज्म की बात की है, करप्शन की बात की है, कि किसी पर्टिकुलर धर्म की बात करते हैं, जैसे ये हम देख रहे हैं सब कुछ है, लेकिन इसका कुछ हल भी देने की कोशिश की है, तो वो बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपसे मैं, लेकिन किसी चीज का मेरा मानना ये है, पहली बात तो ये उपन्यास है तो बहुत ज्यादा एक अकादमिक में मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा था। किसी चीज को ये बता देना कि यार ये सही नहीं है, मुझे लगता है ये भी एक सही रास्ता है। जैसे कि चर्चा कर रहे थे, हवस का पुजारी या हवस का मौलवी क्यों नहीं, आपको ये बता देना कि यार ये लाइन है, आपको कम से कम ये थिंकिंग तो शुरू हुई, यार ये क्यों नहीं। मुझे लगता है समाधान की एक दिशा है। पर मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं कि मैं कोई समाधान दे सकूं, पर मैं ये बता सकता हूं अपने अनुभव से या अपने लेखन पठन से कि यार आपको अभी तक आप जा रहे थे कि ये रास्ता है, मैं कि यार ये भी तो रास्ता हो सकता है। आप ये चिंतन आप पाठकों के ऊपर है, वो कैसे सोचें इसको। बहुत अच्छा प्रयास है आपका, आपने इतना बड़ा उपन्यास लिखा है और जो विचार अगर आप सोसाइटी में दे रहे हो, समाज में दे रहे हो ना, उसमें शक्ति होती है। उस शक्ति का संचार किसी तरह से हो, और आपने जिन चीज़ों को इसमें देने की कोशिश की है वो बहुत अच्छा प्रयास है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, जब रील का ज़माना है, आज 1 मिनट ही सुनना चाहते हैं कि आप इस इतने बड़ा आपने जो कलेवर है इसका बहुत बड़ा है, तो इसके लिए आपको पाठक सुलभ हो पाएंगे क्या? रामचरितमानस में एक चौपाई है, तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो उनको 26 महीने लगे थे लिखने में। मुझे तो ज़्यादा दिन लगे, और मुझे लगता है शायद 1 लाख से ज़्यादा चौपाइयाँ श्लोक। उसमें एक श्लोक में वो बोलते हैं कि मुझे एक चौपाई याद नहीं है कि मैंने अपने स्वांत सुखाय के लिए लिखा है। मेरे स्वांत सुखाय के लिए बात मैं ये कहना चाहूँगा, पुस्तक ईमानदारी से ऐसी है कि
जैसे गागर में समुंदर भर देते हैं ना, बिंदु में सिंधु, वो बात आपने कही है। उपन्यास में कभी भी ऐसा देखा नहीं गया जिसमें साहित्य भी हो, काव्य भी हो, रोमांच भी हो, और फिर उसमें इस तरह की बातें जिन बातों को आप लेकर के चले, 2-3 बातें हैं। संतति की भी बात आ गई, उसमें जातिवाद की भी आ गई, राष्ट्र की समस्या भी आ गई। ऐसा बहुत कम होता है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। एक ये काम और किया गया है इस पुस्तक के अंदर, जो भाई साहब श्याम सिंह जी ने बात कही, क्योंकि किताबें हम भी बहुत लिखते हैं, 5 किताब अभी ये रखी है, नई निकल करके आई है। हम टीवी के दौर को जरा भूल करके तो देखें, ये एक प्रयास है, आप इसे पढ़ करके देखिए, इसमें जो निकल करके आएगा, निचोड़ आएगा, तब आपका मन करेगा कि हाँ, मुझे पुस्तक पढ़नी ही चाहिए। एक व्यक्ति को मैंने सन 1984 की लंदन की एक पुस्तक दी, उसने 2 दिन में पूरी किताब पढ़ दी। आप ये देखिए, तो कहने का मतलब क्या है कि उसकी ललक अभी बनी हुई है। आप ये कतई मत सोचिए। आगे से एक क्वेश्चन किया गया था, सर, एक शिष्य था उनका, उसने पूछा कि सर, आपने इतना कुछ लिख दिया, अब क्या हम लोगों के जो पीछे की पीढ़ी के हैं, इनके लिए कुछ बचा नहीं है अब? तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि ये देखो बेटा, समुद्र है, इस समुद्र के अंदर सीप, मोती, माणिक, न जाने क्या क्या खाद्य पदार्थ, कितनी कितनी चीजें इसमें भरी हुई हैं। मैंने कुछ कंकड़ पत्थर इसमें से चुने हैं, जो आपको अच्छा लगा वो बहुत बढ़िया है, जो नहीं लगा उसको निकाल दीजिए, और जो जितनी नीची गहरी गोता लगाएगा वो कुछ ज्यादा बढ़िया माणिक निकाल करके लाएगा, उसके लिए रास्ता आपके लिए खुला हुआ। तो ये जो बात इसमें कही गई है कि मैंने एक थिंकिंग दे दी, अब यार इससे आगे तुम भी तो कुछ करके देखिए, ये बात है। आप बधाई के पात्र हैं और निरंतर लिखते रहिए, आपका एक भी शब्द कभी जाया नहीं जाएगा। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी शाम यहाँ पे आज निकली और बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया। सबसे पहले तो मैं मुरारीलाल जी गुप्ता जी को बधाई देना चाहती हूँ, बड़ी शानदार रचना उन्होंने लिखी है, और ये पहले हमें पढ़ने को यदि मिल जाती तो शायद और हमें मजा आता है इस चीज़ को सुनने में। लेकिन फिर भी जो कुछ भी बताया विक्रांत जी की, तो मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगी मुरारी जी के बाद, क्योंकि उन्होंने आपको इतना स्पष्टता से आपका पूरा उपन्यास समरी के हिसाब से सबके सामने रख दिया। सारी विशेषताएं उपन्यास की आई, आपने उसमें कास्टिंग काउच की बात की, अंडरवर्ल्ड की बात की, फेमिनिज्म की बात की, नेपोटिज्म की बात की, और शायद ही कोई बात ऐसी रह गई जो नहीं होती हो बॉलीवुड में। सब कुछ आपने उसमें लिखा है, और शायद समाधान भी होगा जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, जो आप बात कह रहे थे कि इस तरह से दिखाया जाता है एक जाति को और एक धर्म को, और इस तरह से दूसरे धर्म को, एक माइंडसेट बहुत छोटेपन में किसी बच्चे के साथ में, यदि कोई छोटा बच्चा इस चीज़ को देखता है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, एक फिल्म बनी थी अभी अग्निपथ, और ऋतिक रोशन की वो फिल्म थी। शायद ही कोई ऐसा इशू होगा ड्रग्स से लेके, लड़कियों को बेचने से लेके, और शाकाहार मांसाहार से लेके, हिंसा से लेके, वायलेंस से लेके, जो उस फिल्म में ना हो, और बहुत सलीके से उस चीज़ को जस्टिफाई भी किया जाता है। यदि किसी ने किसी की रोटी चुरा ली तो उसके बाद उसको गुंडा बनना ही बनना है, बहुत छोटा सा कारण रहा है। और यदि माँ बीमार है, उसकी दवाई नहीं आ रही है, तो उसका कोई तरीका नहीं है छीनने के अलावा। बहुत सारी चीज़ें छोटे मन से डाली जाती हैं। हम सब देखते हैं महिलाएं तो बड़ी रोई धोई सी दिखाई जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी महिला है तो घर में रोटी बनाती हुई दिखाई जाएगी, माँ होगी तो बीमारी दिखाई जाएगी। लेकिन इसके बावजूद पूरे बॉलीवुड में जो सिनेरियो के ज्वलंत प्रश्न हैं उनको आपने उठाया। ये बहुत बड़ा प्रश्न जो विक्रांत जी ने बात करी, एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष से लेते हुए हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को, हमारे सामाजिक परिवेश को, हमारे पूरे ताने बाने को, जिसमें हम खाने पीने से लेके, रहने से लेके, पहनावे ओढ़े से लेके, हमारे धार्मिक जितने भी देवी देवता हैं या परंपराएं हैं, उन सब
को कहानियों के माध्यम से बड़े आराम से बहुत मजाक के तौर पे वहाँ पेश किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में भी घातक है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के जरिए भी ये सब कुछ उनके बीच में जा रहे हैं। और शायद कुछ परसेंट में इस मोबाइल के जरिए इनकी फिल्मों का जो दुष्प्रभाव है, इस तरीके से ड्रग्स का है, कारोबार है, जो कुछ दिखाते हैं उसके मैं भुक्तभोगी भी हूँ। मैं जानती हूँ कि बच्चों के स्तर क्या असर पड़ता है, लेकिन आपने जो शानदार रचना लिखी है वो सब कुछ को हमको खुद को भी समाधान ढूंढ रहे हैं, आपने भी दिए। तो मुरारीलाल जी के लिए, चाहे वो किसी की भी हो, 4 पंक्तियों में जरूर पेश करना चाहती हूँ कि आपने जो लिखा है वो कैसा है। भटकते रह गए बाहर, वो अंदर तक नहीं पहुंचे। भटकते रह गए बाहर, वो अंदर तक नहीं पहुंचे। उछलते रहे वो दरिया, जो समुंदर तक नहीं पहुंचे। उछलते रहे वो दरिया, जो समुंदर तक नहीं पहुंचे। और मेरे दस्तार से चिढ़ते हैं पागल वो सबके सब। मेरे दस्तार से चिढ़ते हैं पागल वो सबके सब। मेरा कद नापने निकले थे, मेरे सर तक नहीं पहुंचे। ये रचना आपके कद को बताती है, आपकी पहुंच को बताती है, और आशा है हम सबको पढ़ने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वो पूर्ण रूप से साहित्यिक भी नहीं है, जिसमें साहित्यिक भाषा का जो ये इंग्लिश जो आया है तब से, जो प्रयोग आपने भी कहीं कहीं किया है हिंदी और इंग्लिश का, तो वो क्या है, किस तरीके से हम लोगों को उस पर सपाट चलना चाहिए या फिर रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, विचार करना चाहिए। जिसके कंधे पर भी बैठ के हिंदी चलनी चाहिए, वो किसी के कंधे पर बैठ के चले। क्योंकि मैं तो खुद एकदम, इसमें उर्दू भी है, फारसी भी है, अंग्रेजी भी है, इसलिए किसी के कंधे पर। और एक बात और, हिंदी, ये जो तमाम दूसरी भाषाएं जिनकी हम चर्चा करते हैं, संस्कृत से निकली भाषाएं सारी, तो इसलिए किसी से विरोध नहीं होना चाहिए। यदि आप विशुद्ध रूप से अकादमिक लिख रहे हैं या बच्चों के लिए लिख रहे हैं जिनको हिंदी पढ़ानी है, वाकई उनको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ ये होता है, तो उनके लिए आप अकादमिक रूप से तो मुझे शुद्ध रूप से होनी चाहिए। पर जब आप साहित्य की दुनिया में जा रहे हैं, कई लोग नहीं लिखते, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी लोग लिखते हैं, कई लोग विशुद्ध रूप से हिंदी लिखते हैं। जो पुराने कवि जिनकी हम चर्चा करें तो बिल्कुल हिंदी में लिखे, रामधारी सिंह दिनकर जैसे लोग एकदम शुद्ध हिंदी में लिखा करते थे। पर चूंकि हम वैसे ही पढ़ने लिखने वाली पीढ़ी है, तो हम वो सब तरह के शब्द इसमें प्रयोग करते हैं। तो मैं फिर बोलूँगा, जिसके कंधे पर भी हिंदी चले, आगे बढ़े, चलनी चाहिए। उनका अपने बयाना में जो रहे ना, क्या नाम उनका, उपन्यासकार साउथ के थे, नाम बोल रहे हैं, रांगे राघव जी का एक बहुत बड़ा उनके बारे में बताते हैं कि वो रोज 1 पाव लिखते थे, यानी 1 पाव कागज उड़ाते थे, इतना लिखते थे वो। तो इस तरह की चीजों से हम हाँ, ये तो दोनों हाथों का पता नहीं, पर मैं इतना पढ़ाई को रोज 1 पाव लिखते थे, यानी इतनी कागज इकट्ठा हो जाता था कि इतना लिखते थे। तो हम इतना तो नहीं लिखे, मैं कह रहा हूँ रोज एक पन्ना ही लिखें, एक डायरी लिखें। मेरा बेटा है, उसने भी अपनी पुस्तक कहानी का संग्रह है, 10 टोटल छोटी सी कहानी है 10, वो डायरी लिखता था। तो मैंने कि क्यों नहीं इसको कहानी की तरह बना ले, तो उसको मजा आया। जब 50-100 लोगों के बीच में उसकी पुस्तक गई तो उसको भी अच्छा लगा। तो चाहे डायरी लिखें, मैं तो कह रहा हूँ आज से मोबाइल पे लिखो, चाहे उसको, लेकिन कलेक्ट करो उसको, एक पन्ने पे लिखो, कविता लिखो, कहानी लिखो, गद्य लिखो, पद्य लिखो, कुछ भी लिखो। लिखने से क्या आपके अंदर का, जो मैं बोलता हूँ कई बार, लिखना एक तरह से बच्चा पैदा करना जैसा है। आप जब तक, जो आप तो साहित्यकार हैं, कई बार होता है कि दिमाग में अंदर इतना चलता रहता है, जब तक उसको लिख नहीं देते ना, तब तक आपको बेचैनी रहती है। वो बेचैनी तब तक नहीं आएगी ना, आप मजा नहीं आएगा जी। शिक्षा से ही हमारे समाज और देश का उत्थान हुआ है। और अभी आपके उपन्यास के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा आपको, आपने बहुत अच्छा लिखा है, और इनमें जो पार्टिकुलर चीज़ें बताई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। हमारे नरेंद्र निर्मल जी के कुछ क्वेश्चन आए थे, तो इसमें समस्या है, लेकिन समाधान नहीं बताया। लेकिन समाधान मेरा ये है, जैसे कहते हैं शिक्षा के लिए पढ़ें और आगे बढ़ें, मेरा मानना है शिक्षित लोग हैं जिनको पढ़ेंगे उपन्यास को, उसके द्वारा समस्या जहाँ आ जाएगी, समाधान भी वहाँ से आता है, शुरू होता है। तो लोग पढ़ेंगे, समस्या आएंगी, उनका समाधान भी खोजेंगे और आगे निदान भी होगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। परिवार ये पूरा सर, मैं आज इस पुस्तक के विषय में जब सर्च कर रही थी तो श्रीदेवी के विषय में ऐसी कुछ लिखा था। सर वही है,
मुझे लगता है कि आपने इतना बड़ा इसमें बहुत बड़ा टॉपिक ले लिया है, तो एक स्नेह सुंदरी की त्रासद कथा की मुझे लगता है सिनेमा, पूरी भारतीय सिनेमा की एक त्रासद कथा है। इसमें ऐसे मुद्दों को उठाया गया है जिससे हम बात करने से, कई बार खुलकर बात करने से कतराते हैं। अब हमें जागृति आ गई है कुछ वर्षों से, जब हमने कश्मीर फाइल्स देखी तो हमें कश्मीर का सच पता चला, केरला स्टोरी देखी तो हमें केरला का सच पता चला। ऐसे ही ये सुगंधा पुस्तक मुझे लगती है, लगता है कि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, भारतीय सिनेमा की जो त्रासद कथा है, स्नेह सुंदरी की तो है ही है, मुझे लगता है भारतीय सिनेमा की एक त्रासद कथा है। आपने इसमें जिहाद, अंडरवर्ल्ड, नेपोटिज्म, आतंकवाद, कास्टिंग काउच, संप्रदायवाद सभी को लेने का बहुत अच्छा प्रयास किया है, तो इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भरतपुर में भी ऐसी चर्चाएं होने लगी हैं और होती रहनी चाहिए। थोड़ा सा मुझे इसके टॉपिक के लिए आपसे प्रश्न पूछना है कि आपने इसका नाम सुगंधा ही क्यों रखा? दरअसल कई बार कुछ कैरेक्टर लोगों को सुनने से अच्छा लगता है ना? जी जी सर। कुछ बोलते हैं यार बड़ा सुंदर नाम है तुम्हारा, तो कई बार बात करते हैं ना मैं, तो वो बड़ा सुंदर नाम है तुम्हारा, तो इसी माइंड सेट को लेकर मैंने इसको रखा है कि एक थोड़ा साउथ का नाम भी, क्योंकि एक जो आर्टिस्ट है दक्षिण भारत के, तमिलियन है ये, तो उसका पूरा नाम है सुगंधा सुंदरम। चर्चा से सुगंधा की हो रही है, लेकिन पूरा नाम जब बात करेंगे सुगंधा सुंदरम, तो साउथ का जैसा कैरेक्टर लगे इसको ध्यान में रख के मैंने इसको रखा है। और आपने बोला कि इसका पूरा सिनेमा की त्रासद कथा है, निश्चित रूप से वो सिनेमा की त्रासद कथा है जी, पर एक कैरेक्टर के जरिए आपको आगे बढ़ना होता है, तो वो एक सुगंधा एक कैरेक्टर रख के आगे बढ़ने की कोशिश की। टूरिज्म में अगर मेरे फादर या मेरी मदर बॉलीवुड में अगर कोई बड़ी हस्ती हैं तो वो मेरे को सिर्फ रोल दिला सकते हैं, फिल्म इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, बाकी आगे एक लॉन्ग जर्नी लंबी पारी खेलने के लिए मेरा खुद का टैलेंटेड होना उसमें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इस विचार से आप सहमत हैं या नहीं है? नेपोटिज्म कोई बुरी चीज़ नहीं है, आपको टैलेंट के लिए मौका मिलने की तलाश होनी चाहिए सबको। जैसे आपके पिताजी मान लो हैं, लेकिन आपके अंदर टैलेंट है तो आपको मौका मिलना ही चाहिए, लेकिन आपके अंदर टैलेंट नहीं है लेकिन दूसरा कलाकार भी है, उसको मौका कैसे मिलेगा? बस ये छोटा सा विचार है। कोई स्वतंत्र व्यक्ति है जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, उसको लाने का या आगे बढ़ाने का जिम्मा भी तो पूरे हमारे सोसाइटी का ही होना चाहिए। सिर्फ इतना ही है, मैं इसके पूरी तरह कोई पूर्वाग्रही नहीं हूँ कि बाप के बाद बेटे को क्यों नहीं अवसर मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए, टैलेंटेड मिलना ही चाहिए उसको। बाकी आगे की यात्रा तो आपसे एक बच्चन को सब जानते हैं।